हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू जो होती है वो माइनस आयोटा होती है। जब हमने चैप्टर को डिटेल में किया था तब वहाँ पे मैंने कहा था कि आपको ये वैल्यूज़ याद कर लेनी है। आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा क्यूब और आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो ये वैल्यूज़ क्या होती हैं मैं आपको बता देती हूँ। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, आयोटा क्यूब क्या हो जाता है, आयोटा स्क्वायर को आयोटा से एक बार फिर से मल्टीप्लाई करने पे माइनस आयोटा, और आयोटा रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू हो जाती है 1। फिर इसके बाद जैसे ही हम आयोटा रेज़ टू पावर 5 में जाते हैं तो वो आयोटा के इक्वल आ जाता है, आयोटा रेज़ टू पावर 6 तो वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो सिर्फ हमें ये 4 वैल्यूज़ ही याद करनी होती हैं। तो हमने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब की वैल्यू ही पुट करनी है, और जैसे ही हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखेंगे कि आपस में कट जाएंगे और ज़ीरो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये ज़ीरो किस ऑप्शन में हमें गिवन है। ये है हमें ऑप्शन बी में, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ n इज़ एनी इंटीजर देन आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 3 इज़ इक्वल टू, इसकी भी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए देख लेते हैं कि इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, आयोटा रेज़ टू पावर n जो है वो हमने सब में कॉमन ले लिया। तो अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ से हमारे पास 1 बच गया, यहाँ से आयोटा, यहाँ से आयोटा स्क्वायर और यहाँ से बचा आयोटा क्यूब। ठीक है। फिर वैसे ही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, आयोटा स्क्वायर और आयोटा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी और आयोटा रेज़ टू पावर n इंटू 0 करेंगे तो वो 0 के इक्वल ही आएगा। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में गिवन है। ये है हमारा डी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, गिवन है आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, देन हमें ये सॉल्व करना है और a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, गिवन जो है हमारे पास a प्लस आयोटा b किसके इक्वल था, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 100। सबसे पहला स्टेप होगा कि इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो 1 माइनस आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या देखा कि ये आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और ये बन गया 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा किसके इक्वल हो जाता है, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि इसमें लग गया हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है। इसके बाद इसको जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया तो हमारे पास आ गया 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर देनी है -1 और इसको सॉल्व करना है।
जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, -2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा रेज़्ड टू पावर 100 बच गया, -1 की पावर 100 इंटू आयोटा की पावर 100 इसको लिख सकते हैं, तो -1 की पावर 100 जो है वो 1 ही आएगा, तो हमारे पास आ गया आयोटा की पावर 100। फिर उसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू 25, ठीक है, क्योंकि हमें आयोटा की पावर 4 की वैल्यू पता है 1 होती है, तो डायरेक्ट इसमें 1 पुट करेंगे, 1 रेज़्ड टू पावर 25 1 के इक्वल आ जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, a प्लस आयोटा b हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस 0 आयोटा के, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 0। तो ये देखते हैं हम कौन से ऑप्शन में गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 के a की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 1 और b की 0, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ x, y बिलोंग्स टू r, मतलब x, y जो है वो रियल नंबर्स हैं, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y इज़ प्योरली इमेजिनरी इफ़। ये हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर किया था तो इसके केसेस पढ़े थे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है, प्योरली इमेजिनरी कब होता है, प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी कब होता है, या फिर सिंपली इमेजिनरी कब होता है। तो ये हम डायरेक्ट भी वहाँ से इसका आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। हमें यहाँ पे पूछा है कि कोई क्वेश्चन में कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होगा, तो उसमें हमारा था कि जब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 0 होता है, रियल पार्ट ऑफ z जब 0 के इक्वल हो जाता है तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली इमेजिनरी कहलाता है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि प्योरली अगर इमेजिनरी है तो रियल पार्ट ऑफ z 0 होगा, मतलब x की वैल्यू 0 होगी और y 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में लिख के बता दिया है कि क्या होता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो। तो इफ़ रियल पार्ट ऑफ z इज़ इक्वल टू 0 तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। तो इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। इसमें से जो हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं कौन सा ट्रू नहीं होगा। ये भी हमने जब कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किया था तो उसकी प्रॉपर्टीज़ की थी, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z जो है वो किसके इक्वल आता है, z प्लस z बार अपॉन 2 के इक्वल आता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो किसके इक्वल आता है, z माइनस z बार अपॉन 2 के इक्वल आता है। और z मोड स्क्वायर किसके इक्वल आता है, z इंटू z कॉन्जुगेट के इक्वल आता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे किया है सॉल्व। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा बाई की फॉर्म में है तो उसका कॉन्जुगेट z बार किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस आयोटा y के इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल हो जाएगा, और जब इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से जो थर्ड ऑप्शन था, z और z बार को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और वो किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो गिवन था वो हमारा करेक्ट नहीं था।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। द मॉडुलस ऑफ 5 + 4 आयोटा। 5 + 4 आयोटा का हमने मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस क्या होता है? 5 + 4 आयोटा का मोड निकालना है। ठीक है, तो मोड ऑफ z हमारे पास क्या था जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी? वो था a² + b² √ के इक्वल। ठीक है, तो बस इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 और b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। जैसे ही हमने वैल्यूज़ पुट की तो आ गया 25 + 16 √ के अंदर, तो हमारा आंसर आ गया √41। तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है हम देख लेते हैं। ये है हमारा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 + आयोटा इज। 1 + आयोटा का एम्पलीट्यूड निकालना है हमने। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया है। हमने मान लिया कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 1 + आयोटा गिवन है। ठीक है, तो जब हमने एम्पलीट्यूड निकाला था तो क्या होता था हमारा एम्पलीट्यूड? ये जो थीटा है ये हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। थीटा को हम क्या लेते थे? tan y/x। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या है हमारा 1 और x क्या है हमारा 1, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ z = ये होता है थीटा = tan इनवर्स y/x। हमारा होता था कि tan थीटा = y/x, तो थीटा निकालेंगे तो वो होगा tan इनवर्स y/x। राइट, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो हमारा क्या आ गया? tan इनवर्स 1/1। tan इनवर्स 1/1 को tan इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं और tan इनवर्स इंटू tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये tan से tan गया तो हमारा क्या आ गया? थीटा की वैल्यू π/4। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का है बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ 0 इज़ क्वेश्चन नंबर 8। तो एम्पलीट्यूड ऑफ 0 क्या बताया था जब हमने पढ़ा था? तो नॉट डिफाइंड होता है 0 का एम्पलीट्यूड। इसको हम देख लेते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। हम 0 को कैसे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में? z = 0 + 0 आयोटा। ठीक है, जैसे ही हमने इसको लिखा तो हमने क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड निकालना है। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा = y/x। जैसे ही y और x की वैल्यू पुट की तो 0/0 बन गया और वो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। लेट z be a complex number such that mod of z = 4 and argument of z = 5π/6, then z = हमारे पास मॉडुलस भी दिया है और आर्ग्यूमेंट भी दिया है z का, तो हमने z निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। आइए इसको देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे हम मान लेते हैं कि z किसके इक्वल हमने लिया? z = r cos थीटा + आयोटा साइन थीटा। ये हमारी पोलर फॉर्म है, ये हमने पढ़ी है जब हमने चैप्टर किया है। इसको क्या लिख सकते हैं? r को क्या लिख सकते हैं? मोड ऑफ z। ठीक है, तो हमने जैसे ही इसको मोड ऑफ z लिखा और cos थीटा + आयोटा साइन थीटा, तो हमने z की वैल्यू और थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। मोड ऑफ z की वैल्यू है 4 और थीटा की वैल्यू है 5π/6। ठीक है, तो 5π/6 किसके इक्वल होता है? 5 × 180/6
630 ज़ा 180, तो आ गया हमारा 150 डिग्री। इसको हमने लिख दिया कोस 150 और साइन 150 के इक्वल। ठीक है, तो 150 को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, जब हमने पढ़ा था कि जो पाई है वो जो हमारा थीटा होता था वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट जब हम बनाएंगे तो 150 को कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 लिख दिया, तो 180 माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस जो है वो नेगेटिव होता है और साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर कोस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे माइनस कोस थीटा आ गया, और साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव ले लिया हमने। ठीक है, इसके बाद हमें कोस 30 और साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देनी है। कोस 30 की होती है √3/2 और साइन 30 की होती है 1/2, और ये माइनस तो यहाँ से आ गया। ठीक है, जैसे ही वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया -2 √3 + 2 आयोटा। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो होगा हमारा -2 √3 + 2 आयोटा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। इफ़ 1 + ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की भी बात की थी जब हमने चैप्टर किया था। देन द वैल्यू ऑफ 1 + ओमेगा होल क्यूब माइनस 1 + ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब इज़, तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर ओमेगा जो है इमेजिनरी क्यूब रूट है यूनिटी का, तो हमने क्या पढ़ा था कि 1 + ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इन्हीं दो हमने प्रॉपर्टीज़ को लेके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 1 + ओमेगा, तो 1 + ओमेगा यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या निकलेगा, माइनस ओमेगा, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, जैसे ही वैल्यू पुट की तो इसको हम पावर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। पावर इंटरचेंज करने का हमारा बेनिफिट ये था कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 यहाँ पे हमने पुट कर दी। जैसे ही 1 वैल्यू पुट की तो ये आ गया -1 + 1, और ये हो गया हमारा 0, हमारा आंसर आ गया 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें 0 जो है वो गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी की तरह है। इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो हमने 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7 की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह से वैल्यू पुट करनी है। आइए इसका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का है वही दो प्रॉपर्टीज़, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, 1 + ओमेगा की वैल्यू पुट की माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही रहने दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। ठीक है, और जैसे ही इसकी होल पावर 7 की तो आ गया -128 ओमेगा की पावर 14। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको इस तरह से लिखना है कि हमारी कोई ना कोई वैल्यू हमें पुट करने के लिए बन जाए। तो क्या किया हमने, ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर अलग कर दिया, ताकि हम इसको ओमेगा क्यूब इंटू पावर 4 कर सकें, ताकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर सकें। जैसे ही वैल्यू 1 पुट की तो आ गया -128 ओमेगा स्क्वायर आंसर हमारा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाला है। -128 ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉडुलस 3z-1 इज इक्वल टू 3 मॉडुलस z-2 रिप्रेजेंट्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, एक हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, ठीक है। लेट कर लेंगे कि z जो है वो x प्लस आयोटा y है, ठीक है। इसके बाद गिवन जो है हमारे पास, वहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे भी z दिखेगा x प्लस आयोटा y पुट कर देंगे। जैसे ही हमने इसको पुट किया तो जो हमारा आयोटा वाली टर्म्स हैं वो अलग कर लेंगे और दूसरी टर्म्स को हम अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद जो मॉडुलस की डेफिनेशन है उसको अप्लाई कर लेंगे। मोड ऑफ z किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये वैल्यूज़ पुट की इसमें, तो हमारे पास क्या आ गया? 3x-1 होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 तो बाहर ही था, और x-2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, है ना। फॉर्मूला हमने इसमें पुट किया जब, ठीक है। तो दोनों तरफ से जो है वो स्क्वेयरिंग करने पे स्क्वायर रूट तो इसका गायब हो गया और 3 के ऊपर स्क्वायर लग गया, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हमने होल स्क्वायर खोला तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जो वैल्यूज़ कटने वाली हैं वो हमने काट दी और हमारा आ गया 30x इज इक्वल्स टू 35, x इज इक्वल टू 35/30 और x की वैल्यू आ गई 7/6। तो जैसे ही x की वैल्यू 7/6 आई तो हमने देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जैसे ही इसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो ऐसी लाइन बनेगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी। x इज इक्वल टू 7/6 को प्लॉट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ही है। इसको जैसे ही हम सेम वे में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। इसमें भी हमने z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करना है और उसके बाद सॉल्व करना है मॉडुलस की डेफिनेशन लगा के, और हमने देखना है एंड में कि जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी। तो ये सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ मोड ऑफ z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z प्लस 1 मैक्सिमम इज, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमने। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? मोड ऑफ z प्लस 4 हमें गिवन है लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू, तो z प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं? मोड ऑफ z 4 प्लस 3 हमने इस तरह से लिखना है जो गिवन है वो भी यूज़ हो जाए। तो मोड की जो प्रॉपर्टी होती है वो x माइनस वाई मोड जो होता है वो किसके इक्वल होता है? लेस देन मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y, वो प्रॉपर्टी यूज़ की। उसके बाद जो गिवन है मोड ऑफ x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर दी तो लेस देन इक्वल टू 6 आ गया। तो z प्लस 1 मोड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी 6। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो होमवर्क के लिए है, ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर हमें बताइएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।